हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। बात है, अब हम जानते हैं टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और इस टाइप्स में सबसे पहला हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जी हाँ, सही समझा आप। पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बेटा सबसे पहले तुम ये जान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जल्दी बताओ क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सुनो ध्यान से। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond is called electronegativity। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी जिसकी वजह से वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। याद रखना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, ठीक है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जैसे कि आप जानते हैं टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ऐसे ही हमने क्या देखा कि अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बॉन्ड में से अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। पूरी तरह ब्रेक नहीं करेगा, पूरी तरह गेन नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, पार्शियली शिफ्ट कर लेगा। बात समझ में आ गई। अब इसी बेसिस पे हम बात करते हैं कि ये बॉन्ड आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आपका आता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये आता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखो, दोज कोवैलेंट बॉन्ड्स डेट formed between same electronegative elements are called non-polar कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। वो कोवैलेंट बॉन्ड जो दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ बेटा क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल समझ लो जरा कि इसकी एग्जांपल क्या क्या थी। तो देखें बेटा, ये रब करें पहले हम, ये आपके समझ में आ गया, कॉपी कर लेना इसको भी। तो बेटा अगर हम बात करें, हमारे पास यहां पर एलिमेंट और यहां पर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वो देख ले ध्यान से। तो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ आपको बता दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन की आपकी होती है, कितनी होती है बेटा, 2.2, और इसकी आपकी होती है 2 कितनी थी बेटा, हाइड्रोजन की थी आपकी 2.2, इसकी थी आपकी 2.5, इसकी 2.8, इसकी 3, इसकी कितनी थी बेटा 4। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। देखो बेटा ध्यान से, ये कुछ एलिमेंट है और ये हमने यहाँ लिख दी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये बात ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा कौन सा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन होता है। अब फ्लोरीन के ग्रुप में नीचे आओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप से बॉटम आने पे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसको देखो बेटा ध्यान से, अगर मेरे पास
एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.2, इसकी भी कितनी है 2.2, ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, इसका मतलब दोनों की पावर सेम है, जैसा आप इमेज में भी देख रहे होगे। तो ये दोनों अगर टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो क्या होगा, उनका जो हैंकरचीफ है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, नॉट उनकी बिल्कुल बीच में रहेगी, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, बिल्कुल बराबर है। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी भी साइड बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन किसी भी एक साइड शिफ्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, आपके बिल्कुल बीच में रहेंगे। तो ये बॉन्ड जिसमें दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो वो क्या होगा, आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे आप देखें, यहां पर मैंने लिया Cl, यहां पर भी क्या होगा, दोनों क्लोरीन है, दोनों के बीच में क्या होगा आपका, दोनों के बीच में हमारे पास यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 3, यहां पर भी 3, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे। तो इससे हमें एक बात और पता चल गई, इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज situated between टू न्यूक्लियाई, यानी कि दो न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में रहेगी। कह सकते हो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बिल्कुल बीच में रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल, ऐसे सारे बॉन्ड जो दो सेम एलिमेंट्स के बीच में होगा, उन कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, नॉन पोलर तो हो गया, अब बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, ये रब करते हैं हम। अब हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा जी इसको भी समझ लो ध्यान से, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दोज कोवेलेंट बॉन्ड, दोज कोवेलेंट bonds that formed between different electronegative elements। समझ गए बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हाइड्रोजन था तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में थी, जब यहां पर Cl था तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में थी, क्योंकि दोनों की पावर, एक अर्थ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। बट जब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर ले लिया आपका HCl। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.2, इसकी कितनी है बेटा, इसकी है 3। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। और जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इस पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और जिसकी तरफ से गए उस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। ये 5 नहीं है, ये पार्शियल का, ये क्या है, पार्शियल का साइन। अगर उसको पूरा ब्रेक कर देता तो इस पे पूरा नेगेटिव, इस पे पूरा पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई, एकदम ये क्लियर हो गया कि हम किसको बोलेंगे पोलर बॉन्ड, किसको नॉन पोलर बॉन्ड। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखूं HF, तो पूछा जा रहा है कि ये पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है पोलर है या नॉन पोलर, तो ये बॉन्ड भी पोलर होगा, दोनों अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLF, पूछा जाता है कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर, बताओ बेटा पोलर या नॉन पोलर, तो ये बॉन्ड भी आपका पोलर होगा, क्योंकि इसमें भी क्या था, आपका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे। बात समझ में आ गई, एग्जाम पे क्लियर हो गई होगी, क्लियर एकदम, इमेज में भी देख ही लिया होगा आपने, ये एकदम क्लियर है। ये रब कर दें यहां तक, ठीक है। अब देखो बेटा, जब हमने ये देखा पोलर बॉन्ड बन गया,
जब एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो गया, तो जब इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया डाइपोल। यहाँ पर जब हमने HCl लिखा, इस पे क्या आ गया था पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आ गया था पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो सिस्टम था, ये जो दो पोल क्रिएट हुए हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, ये जो दो पोल क्रिएट हुए हैं, इस पोल की वजह से हम इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे बेटा, इस मॉलिक्यूल को हम बोल देंगे डाइपोल। क्या बोलेंगे, डाइपोल। और हर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल होता है और सबका डाइपोल अलग अलग होता है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसी से कहा था डाइपोल मोमेंट, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, दोबारा सुनो, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर समझ में आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा? बेटा अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो अच्छे से इसको समझ लो। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है? सबसे पहली बात, डाइपोल क्या होता है? देख रहे हो तुम, मैंने पहले भी बताया था कि डाइपोल क्या होता है। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट ये मेजर करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है, या कौन सा बिल्कुल नॉन पोलर है। समझ में तो आ गई होगी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, बात समझ में आई आपकी? तो क्या था डाइपोल? इट इज अ मेजर ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ लो बेटा, it is defined as measure of degree of polarity of molecule। ठीक है बेटा, इट इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देखो डाइपोल मोमेंट को हम किससे करते हैं डिनोट? डाइपोल मोमेंट का समझ लो, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो क्या है आपका, म्यू। ठीक है बेटा, देखो इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, molecule will be non-polar। molecule will be non-polar। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आता है तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। समझ गए बात को? बहुत अच्छी बात। ठीक है। इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल विल बी पोलर। ठीक है बेटा, अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो मॉलिक्यूल भी पोलर है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट हायर इज द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हायर इज द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ गए? तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलैरिटी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और ध्यान रखो, वो क्या, वो ये कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या था बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है। वेक्टर तो समझते हो गए अच्छे से, जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डायरेक्शन क्या था, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बेटा, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये भी याद रखने वाली बात है। अब कहोगे सर ये सारी बातें तो आपकी सुन ली हमने, अब ये तो बताइए कि होता क्या है, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसका डाइपोल मोमेंट कितना है।
तो बेटा घबराओ मत, ये भी तुम्हें हम बताने वाले हैं, तो सुन लो ध्यान से। क्या था वो, ये था, अगर हम देखो डाइपोल क्या था, डाइपोल था आपका कोई भी दो चार्ज थे, एक आपका पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, और ये किसी इनके बीच में कोई डिस्टेंस था, ठीक है। अब अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू, क्यू कौन सा, पॉजिटिव, वैसे तो दोनों बराबर ही होंगे, क्यू इंटू डी, तो क्यू इंटू डी ये था आपका डाइपोल मोमेंट। क्या था, डाइपोल मोमेंट। तो याद रखना मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज, डी क्या है आपका, डी है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और इसका जो डायरेक्शन था वो क्या था बेटा, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये बात आपके समझ में आ गई, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो भी समझा देंगे आगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर हो गया ना। तो डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट आपका ये बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलर है भी या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब आपसे अगर कहा जाए कि डाइपोल मोमेंट निकालो तो कैसे निकालोगे, क्यू इंटू डी, क्यू चार्ज क्वेश्चन में गिवन होगा, और डी आपको बॉन्ड लेंथ वो भी आपको पता होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, हम इसकी यूनिट की बात करें, अब यूनिट पे खास ध्यान देना, हम इसके यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो देखो, इफ Q is in coulomb and D distance is in meter, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्स मीटर, चार्ज कूलम्स में, और डिस्टेंस क्या हो गया आपका डायमीटर में। क्लियर है। और कूलम्स में अगर देखो, सुन लो, ये लिख लो, समझ लो इसको, अगर तुम्हें चार्ज नहीं गिवन है, अगर चार्ज कुछ नहीं गिवन है, तो तुम्हें ये मान के चलना है कि मॉलिक्यूल पूरा पोलराइज्ड हो चुका है। पूरा पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया कि HCl ब्रेक हो गया आपका H प्लस और Cl माइनस में। इस बात पे खास ध्यान दो, चार्ज गिवन है कि इतना चार्ज है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना है कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है बेटा। तो अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो ये होता है थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पर जो Q होगा वो कितना होगा आपका, Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो याद रखना इस केस में आपको Q कितना लेना है, Q लेना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब लेना है, जब मुझे थ्योरेटिकल निकालना हो, और थ्योरेटिकल कब निकालते हैं, जब मुझे चार्ज गिवन ना हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये रब कर दें, ठीक है बेटा, लिख लो, फॉर्मूला ये था, यूनिट ये थे, Q की वैल्यू मुझे इतनी लेनी है, अगर मुझे नहीं गिवन है। इतने समझदार तो तुम लोग हो यार कि समझ जाओगे बात को, ठीक है, लिखो फटाफट, फिर आगे की हम बात करते हैं। देखो बेटा, अभी डिस्कस किया था हमने यूनिट के बारे में। अब देखो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव और ये डी, डायपोल मोमेंट तो हो गया, और डायपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू डी। अब अगर मुझे Q, इफ Q इज इन ESU, अगर Q आपका ESU में है, और आपका D क्या है, D इज इन सेंटीमीटर, तो बेटा यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, यूनिट हो जाएंगे इसके ESU सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और वही आपको अगर थ्योरेटिकल निकालना है तो Q क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ESU में, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। तो ये क्या था आपका, अगर मुझे थ्योरेटिकल निकालना है तो चार्ज की वैल्यू बेटा मैं कितनी लूंगा, 4.8 10 की पावर माइनस 10 ESU। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब एक बात और याद रखें आप कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1D, एंड D स्टैंड फॉर, D क्या था बेटा यहाँ पर, D इसका ऐसा यूनिट भी कह सकते हो,
ये था आपका डेबी, ठीक है। तो इसका ये यूनिट है 1D, डी स्टैंड फॉर डेबी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बेटा डाइपोल मोमेंट तो समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर हो गया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल भी उस पर देखेंगे अभी। उससे पहले हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखना है और डाइपोल मोमेंट हमें देखना है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो चलो अब जानते हैं सबसे पहले कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जल्दी बताओ क्या होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो सुन लो ध्यान से, जैसे कि आपका H2 ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, HCl डाई एटॉमिक, Cl2 डाई एटॉमिक, F2 सब क्या है ये डाई एटॉमिक। इतना तो यार आता होगा। क्लियर है बेटा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट is directly depends on polarity of bond। बात समझ में आ गई बेटा? इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल क्या है आपका, मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा, और अगर बॉन्ड पोलर नहीं है तो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आ गई या नहीं समझ में आ गई? क्लियर है? और हम जानते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है बेटा? बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या देखा डाइपोल मोमेंट में कि अगर बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड अगर पोलर है, अभी बताया था पहले वाले, इससे थोड़ी देर पहले, कि अगर बॉन्ड पोलर है तो डाइपोल मोमेंट भी उसका होगा। ठीक है? अगर बॉन्ड पोलर है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, और अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। क्लियर है? लिख लेना ये बात भी जो मैंने बोली है अभी। और हम जानते हैं कि बॉन्ड की पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी बताया था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो बॉन्ड ज्यादा पोलर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हायर द electronegativity difference, higher the electronegativity difference, greater is the polarity, of bond, and higher will be the dipole moment। ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई कि जितना, ये किसकी बात हो रही है जल्दी बताओ, ये डाई एटॉमिक की बात हो रही है। सब मॉलिक्यूल में इसको मत अप्लाई कर देना। किसकी बात हो रही है, डाइपोल मोमेंट फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर डाई एटॉमिक के केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, तो क्या होगा बेटा, उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? एग्जाम्पल देख लो इसकी कुछ। एग्जाम्पल पे आप खास ध्यान दें जरा, और कॉपी तो करते रहना सब चीज़ों के साथ साथ। एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने यहाँ पर लिखा आपका H, यहाँ लिखा हमने HI, हमने लिखा HBr, हमने लिखा यहाँ पर HCl, हमने लिखा HF।
ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो H का कितना था, H का था 2.2, यहाँ पर भी 2.2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इसकी 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इसकी 2.8, 2.2 यहाँ कितना है 3, 2.2 यहाँ कितना है 4। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2.2 माइनस 2.2 0, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.3, यहाँ कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.6, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 0.8, यहाँ आ जाएगा आपका 1.8। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है वो क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 0। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, खाली बॉन्ड की नहीं। अगर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा आपका, नॉन पोलर। क्लियर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये आप देखें, इनका ये सब क्या होगा, पोलर, इन सब का क्या था, डाइपोल मोमेंट नॉन 0 था, क्योंकि चार्ज कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, और डाइपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है आपका, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, HF का होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर है, लिख लो इसको फटाफट। ठीक है बेटा, अब कर रहे हैं, इसको लिख लो, बात समझ में आ गई होगी आपके, नहीं आई तो इसको दोबारा सुनो, दोबारा सुनोगे तो आ जाएगी। अब ऐसे हम बात करते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। एक चीज होती है आपकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो इसमें हम निकालते हैं सबसे पहला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपका होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। तो याद रखना, म्यू क्या, डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट से निकाला है, जो एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्व हुआ है। थ्योरेटिकल जो हमने फॉर्मूले से निकाला हो, थ्योरेटिकल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुन लो ध्यान से, इफ अगर आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, अगर आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आपका 0 से 15 के बीच में है तो ये मॉलिक्यूल क्या मानेंगे, नॉन पोलर। ये बॉन्ड क्या होगा आपका, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, अगर 0 से 15 के बीच में है, और अगर आपका इफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है आपका, ये है आपका 15 से 50 के बीच में, तो ये आपका होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल भी फिर, ठीक है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आपका इफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है 50% से, तो ये क्या होगा आपका, ये डोमिनेट करेगा आयनिक कैरेक्टर को। तो बात समझ में आपकी आ रही होगी, कोई भी मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता। कोवेलेंट में समहाउ आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, मोस्टली कोवेलेंट में समहाउ आयनिक कैरेक्टर होता है, और आयनिक में समहाउ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इतना इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, और आयनिक कैरेक्टर है तो लेकिन है क्या वो कोवेलेंट, उस केस में क्या होगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अगर पोलर है तो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया कुछ ना कुछ, तो मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया।
इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। और अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा है तो मतलब वो डोमिनेट कर रहा है आयनिक को, उसमें वो ज़्यादा आयनिक है, कम वो कोवेलेंट है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक बात लिख लो। ये सेकंड फॉर्मूला है बेटा ये, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला किसने दिया था? हैनी एंड स्मिथ। हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला इसको बोला जाता है, याद रखना। इससे भी हम थ्योरेटिकल परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, एक्स ए क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल है आपका ए और बी, तो इसके अंदर एक्स ए क्या है आपका? एक्स ए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या है बेटा? यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब एक बात याद रखना, अगर एक्स ए माइनस एक्स बी 1.7 है तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? 50% आयनिक एंड 50%, ठीक है बेटा, 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। ठीक है बेटा। और अगर आपका एक्स ए माइनस एक्स बी ज़्यादा है 1.7 से तो ये आयनिक को डोमिनेट करेगा, और अगर एक्स ए माइनस एक्स बी कम है 1.7 से, ठीक है बेटा, अगर आपका एक्स ए माइनस एक्स बी, यहाँ लिख दे रहे हैं हम ये, अगर आपका यहाँ पर एक्स ए माइनस एक्स बी कम है किससे? 1.7 से, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट नेचर को डोमिनेट करेगा। ठीक है बेटा, 1.7 है तो क्या है? 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। और 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक डोमिनेट करेगा, और अगर आपका 1.7 से कम है तो कोवेलेंट को ही डोमिनेट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? लिख लो इसको फटाफट, रब करते हैं इसको, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे हम। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मॉलिक्यूल ऑफ HCl वर टोटली polarized, the expected value of dipole moment is 6.12 D। ठीक है बेटा, 6.12 D, and the experimental value of dipole moment is 1.2 D। calculate परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ट्राई करो इसको। कहा जा रहा है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा जब हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, अगर वो 100% पोलराइज हो जाता है। 100% पोलराइज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कि मतलब वो पूरी तरह ब्रेक हो जाए। अगर वो पूरी तरह ब्रेक होता है तो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है? 6.12 D। ठीक है बेटा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी है? 1.2 D। अब कहा जा रहा है कि बताओ इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा। ठीक है बेटा, इसको 1.2 D ना करके एक्चुअल जो होती है 1.03 D, ये कर लो कितना होगा। अब हमने क्या देखा, हमारे पास म्यू थ्योरेटिकल कितना था? 6.12 D, और म्यू एक्चुअल कितना था? म्यू ऑब्जर्व्ड वो कितना था बेटा? 1.03 D। फॉर्मूला हमें पता है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला क्या था बेटा, जल्दी बताओ। फॉर्मूला था इसका म्यू थ्योरेटिकल अपॉन म्यू एक्सपेरिमेंटल इंटू 100।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अप्लाई कर दो इसको और देखो कितनी वैल्यू आती है इसकी। जब इसको आप अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर ये कितना था, ये था 6.12 डी 6.12, ये था आपका 1.03 इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको बेटा, कितना आ रहा है देखो सॉल्व करके, शायद अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास आना चाहिए। खैर जो भी आ रहा हो लिख लेना। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ये क्लियर हो गया आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉपी कर लो इसको। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है इसके अंदर। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.60 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्स मीटर, ठीक है। एंड द इंटर आयनिक डिस्टेंस इज 1.41 एंगस्ट्रॉम। HBr है, ठीक है बेटा, और इसके बीच का जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो कितना है, 1.41 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है हमें। हम अगर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो देखो गिवन क्या है हमें, यहाँ गिवन है म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना है, ये है 2.60। ये देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज, कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर बेटा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थियोरेटिकल इंटू 100, ये तो होता है फॉर्मूला, बता रखा है आपको। अब म्यू एक्सपेरिमेंटल मुझे कितना गिवन है बेटा, म्यू एक्सपेरिमेंटल गिवन है 2.60 इंटू 10 की पावर -30। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे म्यू थियोरेटिकल निकालना है। वो कैसे निकलेगा, Q इंटू डी, ठीक है ना। Q कितना है, जब हम थियोरेटिकल निकालते हैं तो Q कितना लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और डी क्वेश्चन में मुझे गिवन है 1.41 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कर लो, 10 की पावर -10, ठीक है बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, इतनी चीजें हमें गिवन थी। अब हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, ये Q इंटू डी, Q आया था हमारे पास कितना था, Q 1.6 इंटू 10 की पावर -19, डी था हमारे पास 1.41। ऊपर लिखते हैं इसको कि जगह काम में आ जाए हमारे ये। तो देखो इधर ये म्यू थियोरेटिकल, ये था आपका Q था हमारे पास कितना, Q इंटू डी, उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है बेटा। ये 1.41 इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है सर, जल्दी बताओ, कितना तो कर सकते हो यार, जल्दी बताओ कितना आ रहा है सर। तुम नहीं बता सकते तो चलो मैं बता दे रहा हूं। इसका आपका आंसर आ गया, ये आ गया आपका 2.256 इंटू 10 की पावर -29 कूलम्स मीटर, ठीक है बेटा, कूलम्स मीटर। ये आ गया थ्योरेटिकल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। एक्सपेरिमेंटल कितना था हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल था हमारे पास ये वाला, इसको रख दो 2.60 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है बेटा। और थ्योरेटिकल कितना है हमारे पास 2.256 इंटू 10 की पावर -29 इंटू 100 कर दो। क्लियर है। अब वैल्यू देखो कितनी आ गई इसकी, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.1, यह आएगा 0.118 इंटू ऐसे कुछ, तो ये आपका आ गया 11.8। बेटा ये आ गया आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अगर आपको परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर निकालना है तो वो क्या कर दो 100 - 11.8,
ठीक है बेटा। तो हमने परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर अगर निकालना है तो पहले हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल के उसको 100 में से माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? एकदम क्लियर है। ये लिख लो, इस क्वेश्चन को समझ लो, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन था काफी। हमें यहाँ पर गिवन था डायपोल मोमेंट ऑफ HBr, और जो हमें डायरेक्ट गिवन होगा वो अगर आपसे थ्योरेटिकल नहीं बोला गया है तो वो हमें एक्सपेरिमेंटल गिवन है। यहाँ बोला तो नहीं गया कुछ, तो कुछ नहीं बोला गया, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम। चलो अच्छी बात। फिर क्या देखा हमने? एंड द इंटर स्पेसिंग कितनी थी आपकी? वो थी आपकी कितनी? 1.41, यानी कि इसका जो आपका बॉन्ड लेंथ थी वो ये थी। अब हमने क्या निकालना था? परसेंटेज आयनिक, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरेटिकल निकाल लिया, Q इंटू डी करके, Q गिवन है, D गिवन है, सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ गया इसका? Q इंटू डी करके आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? कॉपी कर लो उसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बेटा देखो, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, द डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl इज 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर। फिर आपको दे रखा है द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन K एंड Cl आयन कितना है आपका? 260 पिकोमीटर। कैलकुलेट थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो बेटा ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है मुझे इसके अंदर। मुझे यहाँ पर गिवन है, हम अगर बात करें इसके अंदर तो देखो बेटा ध्यान से इसको समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना गिवन है? म्यू एक्सपेरिमेंटल गिवन है 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम्स मीटर। क्लियर। अब हमें यहाँ पर Q कितना गिवन है? Q जब भी हम थ्योरेटिकल निकालेंगे तो कितना होगा? 1.6, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 19 कूलम्स। D कितना है हमारे पास? 260 पिकोमीटर। इसको मीटर में कर लो, 260 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हो गया ये। अब ध्यान से देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब यहाँ पर हमें निकालना है म्यू। यहाँ निकाल लो म्यू थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा? Q इंटू डी। Q कितना था हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 260 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कितना आ गया आंसर बेटा? जल्दी बताओ कितना आ गया आंसर? इसका आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है आंसर। तो बेटा इसका आंसर आ गया आपका 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम्स मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई आपके? अब हमें निकालना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर क्या रखना है हमें? ऊपर रखना है एक्सपेरिमेंटल, नीचे रखना है हमें, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल इंटू 100। तो एक्सपेरिमेंटल हमारा 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29, और ये हो गया आपका 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इंटू 100। इसका आंसर आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 80%। और हमें वैसे भी पता है कि जो आपका KCl है वो आयनिक होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 80%। इतनी बात समझ में आ गई आपके? कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट 1.2 d। If the bond distance is 1 angstrom, what percentage of ionic charge exists on each atom? इसका मतलब ये है, आपसे कहा गया कि कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, आपको उसका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज निकालना है कि वो इलेक्ट्रॉन का कितना परसेंट होगा। और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन डाइपोल मोमेंट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जब डाइपोल मोमेंट है तो कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा। अब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की बराबर है। इलेक्ट्रॉन का 10% कितना है? 25%। वो इलेक्ट्रॉन का कितना परसेंट है? यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है। अब ध्यान से देखो बेटा, मुझे म्यू कितना गिवन था? म्यू गिवन है 1.2 d, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं
1d इजिकल टू 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। डी को हमेशा ESU सेंटीमीटर में करना है। तो देखो म्यू कितना हो गया मेरे पास, म्यू हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास डी कितना है, डी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को आप सेंटीमीटर में करोगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, अब यहाँ से क्या कर लेना है मुझे, म्यू होता क्या है, म्यू इजिकल टू क्यू इंटू डी। यहाँ से चार्ज निकाल लो, क्यू मुझे, यू मुझे पता है, म्यू पता है मुझे, डी मुझे पता है कितना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू निकाल लेंगे। क्यू इजिकल टू आपका आ जाएगा म्यू अपॉन डी, और म्यू कितना था मेरे पास, डाइपोल मोमेंट था 1.2, 10 की पावर -18 और ये 10 की पावर -8। इसका आंसर आ गया 1.2 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके, 1.2 इंटू 10 की पावर -10 ESU आ गया। अब मुझे परसेंटेज चार्ज निकालना है। ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -10। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इंटू परसेंटेज 100 से कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका 25%। तो याद रखना, जो चार्ज डेवलप हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का 25% होगा। समझ में आ गई बात, तो इसको लॉक कर दो, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लो आप। यहाँ से क्वेश्चन क्या था, फॉर AB bond if percentage ionic character is plotted against the electronegativity difference XA minus XB, the shape of curve would look like। तो ध्यान से देख लो, ये कुछ आपको MNOP ये ग्राफ है आपका जो हमने बना रखा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और हमने वाई पे क्या लिया हुआ है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका XA माइनस XB यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका 1.7 है तो वो 50% आयनिक होगा और 50% कोवैलेंट होगा। और अगर XA माइनस XB आपका 1.7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 50% है और ये क्या आपका 1.7, तो इस पे आपका O, P और M तीनों लाई कर रहे हैं, यानी कि 1.7 पे आपका 50% है। लेकिन सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से उसका आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो कौन सा है आपका O। इसका मतलब आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो दोबारा देखो। और आज के लेक्चर में इतना ही।